प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम जैसे कि लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था कि कैसे हमारे वर्ण हुए, जनपद महाजनपद में कन्वर्ट हुए, और हमने कुछ टैक्सेस के बारे में पढ़ा था कि राजा किस किस फॉर्म में अपने लोगों से टैक्सेस लेता था। बात की जाए जहाँ पे वो प्रजा रहती है उन लोगों से, चाहे वो किसान हो, हमारे फार्मर्स हों, चाहे वो गोल्ड स्मिथ्स हों, क्राफ्ट पर्सनस हो, हंटर्स हों, या फिर और भी कोई ट्रेडर हो। स्टूडेंट्स, हम एग्रीकल्चर चेंजेस पढ़ रहे थे जिसमें हमने ये जाना था कि एग्रीकल्चर में चेंज कैसे कैसे आया। जो लोग पहले लकड़ी वाले जो हल यूज़ किया करते थे, उनके जो फाल हुआ करते थे, मतलब एक पार्ट, हल का नीचे वाला पार्ट जिससे जुताई किया जाता है, उसको फाल बोला जाता है। तो अब उसमें क्या किया, वो लोहे के फाल बनने लग गए। तो लकड़ी के हल में उन्होंने क्या किया, लोहे का एक मेटल का मटेरियल लगा दिया, वो फाल का काम करता था, और जिससे कि पहले जो ज़मीन जो तगड़ी थी, स्ट्रांग थी, उसको आराम से वो लोहे का फाल उसको जोत ले। बट लकड़ी के फॉल वालों में ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम देती थी। स्टूडेंट्स, आइए ज़रा देखते हैं कौन से वो चेंजेस थे। यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में दो मेजर चेंजेस आए समय के साथ साथ। पहली बात, वन वॉज ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर्स। देखो, आयरन प्लग शेयर्स का नाम आ गया यहाँ पर। आयरन प्लग शेयर्स का मतलब लोहे के फाल वाले हल। जैसे हल हमारा अगर बोलें तो इस तरीके से होता है, ठीक, ऐसे करके फिर नीचे को होता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये वाला हिस्सा जो है, क्योंकि जुताई करने का काम करता था, तो इसी वाले हिस्से को उन्होंने क्या लगा दिया, लकड़ी की जगह पे आयरन का यूज़ करने लग गए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही बात इसमें दी हुई है। अगर हम बात करते हैं, दिस मीन्स डैट द हैवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बैटर विद अ वुडन प्लग शेयर। जो स्ट्रॉन्ग ज़मीन जो होती थी, तगड़ी ज़मीन, उसको लोहे के फाल वाले हल बिल्कुल उसे जुताई नहीं कर पाते थे। उसकी जगह पे क्या यूज़ करना स्टार्ट हुआ, लोहा बना दिया। वो फाल वाला जो पार्ट था लोहे का, वो हल का, उसने वो लोहे में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। सेकंड, अगर हम बात करें, जिसकी वजह से ज़्यादा उनकी पैदावार बढ़ गई, उनकी क्रॉप्स और अच्छे से होने लग गई। दिस मीन्स डैट द इंस्टेड of scattering of seeds on the ground from which plants would sprout saplings were grown and then planted in the fields। अब दूसरा चीज इसमें यह भी देखने को मिला कि पहले जो थे सीड्स को कर दिया जाता था, अब सीड्स छिड़क के किए जाते हैं। यानी कि सीड्स छिड़के जब जाएंगे मिट्टी में, जब उनका सीड्स का पौधा निकलेगा, फिर उनका क्या रोपण किया जाएगा, ऐसी कंडीशंस दी जाएंगी जिस कंडीशंस में हमारा वो पौधा बड़ा हो सके। तो ये सारी बात इसमें बताई है। दिस लीड टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट्स आर सर्वाइव, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ गया। सेकंड, अगर हम बात करें, हाउएवर इट वाज द बैक ब्रेकिंग वर्क, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसमें एक और चीज आई। जनरली स्लेव्स एंड वुमेन, दासिस, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, कमक्कार्स हैड टू डू दिस वर्क। अपनी फसल को ज़्यादा बढ़ाने में लोगों को कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, फिजिकल वर्क ज़्यादा करते थे, जिसमें राजा किसका इस्तेमाल करता था, अपने दास और दासीज। जो लड़ाइयों से जिन लोगों को जीत के लाया है राजा, कब्जा करके, उन दास और दासियों से वो काम कराता था, और लेबरर की तरह काम कराया जाता था उनको। और लेबर को ही यहाँ पे दूसरा नाम बोला गया है, कमक्कार, जिसको कमक्कार बोला जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके सामने दिया हुआ है मगध। मगध को जरा स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं ये मगध की, ये हमारे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से हुए, अगर जिसका महाजनपद में मगध और वज्जी। मगध जो था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, शक्तिशाली प्रदेश था, बहुत शक्तिशाली महाजनपद था, जिसमें हमारे अजात शत्रु और बिंबिसार जैसे राजा पैदा हुए। वहीं वज्जी बहुत ही शांत था। कुछ महाजनपद में हमें यह भी देखने को मिला है कि जैसे फॉर एग्जांपल मगध का दूं तो वहाँ पे एक ही राजा हुआ करता था, और उसी एक ही राजा का जो है आने वाला बेटा वो भी राजा बनता था। बट मगध वज्जी की बात करें, वज्जी में बहुत सारे राजा हुआ करते थे, हर व्यक्ति राजा था, क्योंकि वो सारे लोग डिसाइड करते थे।
मॉन्क की बात करें, जहाँ पे हमारे संत और गुरु, ये सारे साधु वगैरह वो वज्जी में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और वहीं जा पे पाए गए हैं। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध और महावीर जैन वगैरह, वो वज्जी ही महाजनपद से ही आए हैं। उन्होंने अपनी बातें वज्जी के बारे में ही बताई कि जब तक मगध वज्जी को परेशान करता रहेगा तब तक उसका विस्तार नहीं हो सकता, वो आगे एक्सपेंड नहीं कर सकता। बट लेटर पीरियड के बाद वज्जी के राजा को हराकर मगध एक अपने आप में ही बहुत बड़ा महाजनपद बन गया, जिसमें हमने अशोक की भी कहानी पढ़ी हुई है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे स्टूडेंट्स। अब थोड़ा बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसके बारे में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट महाजनपद है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो महाजनपद है स्टूडेंट्स, ये गंगा और सोन रिवर्स के बीच वाला हिस्सा है, जो कि हमारा बिहार में पाया जाता है। आइए स्टूडेंट जरा मगध और वज्जी की लोकेशन देख लेते हैं। ये आपस में ही हैं, एक जगह पे मगध है, दूसरी जगह पे जस्ट उससे चिपका हुआ वज्जी है। मैप में स्टूडेंट्स जानते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आपको ये मगध नज़र आ रहा है, ये मगध वाला हिस्सा है और जस्ट उसके ऊपर ही वज्जी है। ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा है आज के टाइम पे? बिहार जो है, ये बिहार स्टेट के पार्ट थे पहले। अगर हम बात करें मगध की, मगध बिहार की जो पहले जो राजधानी हुआ करती थी, कैपिटल, वो राजगृह थी। बाद में वो पाटलिपुत्र बन गई। तभी पाटलिपुत्र बनने से ये मगध का और ज़्यादा एक्सपेंशन होने लगा, क्योंकि मगध के राजा शक्तिशाली थे, अपने आप को शक्तिशाली समझते थे और उन्होंने लड़ाई कर करके अपना राज्य का, अपने प्रदेश का, अपने महाजनपद का उन्होंने विस्तार कर लिया, एक्सपेंशन कर लिया, तो उनका ज़्यादा अमाउंट में एरिया हमारा आ गया। मगध की बात करें, अगर आप देखें तो मगध जो रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। लेटर पीरियड में हम ये भी पढ़ेंगे कि मगध का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा फैला हुआ है, क्योंकि उसने अपने बहुत सारे राजाओं, दूसरे आसपास के राजाओं को हराकर अपने एरिया का एक्सपेंड किया है, महाजनपद का। अब उसमें उसका जो एरिया था पश्चिम के साइड, इसमें ये बाउंड्री थी, यहाँ से वेस्ट की साइड बात करें और साउथ में इतनी, मतलब ये पूरा पोर्शन जो था वो मगध का हो गया था बाद में, जिसमें बात करते हैं कि सम्राट अशोक का पूरा इतना बड़ा एरिया बन गया था बाद में, लड़ाइयाँ जीत जीत कर। स्टूडेंट्स बस थोड़ा सा ही कलिंग वाला हिस्सा रह गया था, जिसमें बाद में कलिंग वॉर के बाद उसने वो जगह भी जीत ली थी। स्टूडेंट्स ये आपको नज़र आ रहा है मगध। आइए पेज नंबर 49, हमने मैप 4 में मगध की लोकेशन हमने जान ली है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट महाजनपद रहा है पूरे, अगर बात करें 200 सालों के बीच की। मैनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सोन फॉलोड थ्रू मगध। मगध वाले एरिया से ही हमारी गंगा रिवर और सोन रिवर निकलती है, क्योंकि सोन और गंडक, घाघरा, ये सारी क्या हैं? गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसको हम ब्रांचेस भी बोलते हैं। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। अब इन रिवर्स का जो काम क्या था, वो ट्रांसपोर्ट करना था, यातायात, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को जाना होता तो इन रिवर्स के जाते थे। वाटर सप्लाई की बात में करते थे लोग, जो थे किसान, जो इरिगेशन करते थे, अपने खेतों की सिंचाई, पानी लगाते थे, वो इन्हीं रिवर्स के पानी का ही यूज़ किया करते थे। मेकिंग द लैंड फर्टाइल, लैंड का बढ़िया उपजाऊ बनाने के लिए, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए, कि उनकी क्रॉप भी अच्छे से पैदा हो, तो इसी नदी के पानी का यूज़ किया जाता था। पार्ट्स ऑफ द मगध वर फॉरेस्टेड। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी। मगध के कुछ जंगलों को भी कैप्चर किया गया और साफ़ सफाई, क्लीन किया गया मगध के हिस्से को, जिससे कि वहाँ पे हमारी आर्मी ट्रेन हो सके। वहाँ पे जो एलिफेंट्स पाए जाते थे, हाथी, उनको भी सैनिकों की सेनाओं में शामिल किया जाता था। फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज। फॉरेस्ट से हमें लकड़ी मिलती थी, लकड़ी घर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और बात करें रथ बनाने के लिए, कार्ट्स, चैरियट्स बनाने के लिए भी यूज़ की जाती थी। रथ को स्टूडेंट्स चैरियट्स बोला जाता है। और बुलक कार्ट, बात करें बैलगाड़ी के लिए भी यूज़ की जाती थी, और घर बनाने के लिए भी यूज़ की जाती थी। स्टूडेंट्स बिसाइड्स देयर वर आयरन ओर माइंस इन दिस रीजन। और इसी जगह पे अगर हम देखें, इसी रीजन में
आयरन के लोह अयस्क भी देखने को मिले हैं, माइंस देखने को मिले, खदानें। तो लोहा जो था, मेटल जो था, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता था। स्टूडेंट्स, इसमें एक और भी बात बताई है कि दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स। उस आयरन को उन खदानों से इसलिए निकाला जाता था जिससे कि वो अपने शक्तिशाली अपने टूल्स बनाएं, हथियार बनाएं लड़ाइयों को जीतने के लिए। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूरल्स, बिम्बसार एंड अजातशत्रु। स्टूडेंट्स, मगध के पास दो शक्तिशाली राजा थे जो उसके मैंने पहले भी नाम लिया था। वो कौन से? हमारे बिम्बसार और अजातशत्रु। अजातशत्रु को अजातशत्रु भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ही ना हो। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्करर अदर जनपद्स। वो हर तरह की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते थे कि उस महाजनपद पे वो कैप्चर कर सकें, उस पर आक्रमण कर सकें, उसको जीत सकें किसी भी तरह से। अगर हम बात करें महापद्मनानंद जो थे वो लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे। एक और अनदर रूलर थे उस हिस्से के, मगध के। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नॉर्थ वेस्ट पार्ट का मतलब जहाँ पे कंधार जो महाजनपद था वहाँ तक उनका एरिया था, बढ़ा दिया था। राजगृह, प्रेजेंट डे राजगीर इन द बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ सेवरल ईयर्स। कुछ दिनों तक राजगृह बिहार की कैपिटल रही, बट थोड़े टाइम बाद ही क्या है, उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र बन गई। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, कुछ जिससे कि आज के टाइम पे जिसको पटना बोला जाता है, पहले पाटलिपुत्र कहलाई जाती थी और वो हमारी राजगृह के बाद शिफ्ट हो गई बिहार की, कन्वर्ट हो गई हमारी, जिसका लास्ट में जो थी पाटलिपुत्र बन गई। मोर देन 2300 ईयर्स अगो, आज से करीब 2300 साल पहले एक रूरल आया था अलेक्जेंडर, जिसका नाम है, जिसको हम सिकंदर भी बोलते हैं। वो मैसिडोनिया से आया था। मैसिडोनिया जो है वो यूरोप का पार्ट है। यूरोप में हमारे जैसे फ्रांस हो गए, हमारे इंग्लैंड हो गए, यूके हो गया, हमारे ये सारे जगह से बिलीव वो करता था, वहाँ से बिलोंग करता था। स्टूडेंट्स, इन यूरोप वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्करेंट। वो ये चाहता था कि मैं पूरे विश्व पे, पूरे वर्ल्ड पे अपना कब्जा हासिल कर लूँ। Of course, he did not conquer the world, but did conquer parts of Egypt and West Asia. वो पूरे दुनिया पे तो कब्जा नहीं कर सका, बट उसने क्या है, इजिप्ट और वेस्ट एशिया पे ज़रूर कब्जा कर लिया था। एंड केम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द बिहार। वो इंडिया में भी आया व्यास नदी तक, बट कुछ शोल्डर्स जो उसके सैनिक जो थे उन्होंने इनकार कर दिया। कैसे इनकार कर दिया, क्यों कर दिया, जरा देखते हैं। वो डरे हुए थे। आइए जरा इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। When he wanted to march further eastwards, जब वो हमारे पूर्वी हिस्से में आना चाह रहा था, क्योंकि वो जो उसने जो एंट्री करी थी वो सिंधु एरिया वाले रीजन से करी थी, जिसको हम इंडस रिवर भी बोलते हैं। वो उसमें ब्यास रिवर जो कि हमारी एक बहुत ही मेन ब्रांच है, मेन ट्रिब्यूटरी है इंडस नदी की, वो वहाँ तक तो आया, उसने पोरस को तो हराया, बट उसके बाद में जो था उसके सोल्जर्स ने इनकार कर दिया। क्या देखकर? क्योंकि वो डर गए थे, उनके अंदर खौफ था। दे हैड हियर दैट रूरल्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मी एंड फूट सोल्जर्स, कैरियर्स एंड एलिफेंट्स। उन्होंने ये सब सुना हुआ था कि इंडिया के पास, जो हमारे इंडिया के राजा हैं, उनके पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत ज़्यादा उनके पास सैनिक हैं, बहुत ज़्यादा रथ हैं और बहुत ज़्यादा हाथी हैं। क्योंकि राजा वही बड़ा होता था जिसके पास बड़ी सेना हो, तो उस बड़े राजाओं से डर गए थे हमारे अलेक्जेंडर सिकंदर के सैनिक। स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं। में देखा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपद था, किस एरिया के बीच में था, गंगा और सोन रिवर्स के बीच में। वहाँ की ज़मीन जो थी बहुत फर्टाइल थी, उपजाऊ थी। लोग वहाँ के ट्रांसपोर्ट, इन नदियों का ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वाटर सप्लाई भी किया जाता इन नदियों से। आयरन की माइंस भी पाई जाती थी जिससे वो अपने टूल्स और वेपन्स बनाते थे, हथियार। एलिफेंट्स भी उन्होंने अपनी आर्मी में शामिल कर लिए। पावरफुल रूलर्स, कुछ वहाँ पे शक्तिशाली राजा थे
जिसका मैंने नाम बताया था आपको, ये बिंबिसार और अजातशत्रु आपको दिखाई दे रहे हैं। राजगीर और पाटलिपुत्र जो कि दोनों कैपिटल्स थीं, पहली जो थी हमारी बिहार की राजगीर थी, दूसरी कैपिटल जो शिफ्ट हुई वो पाटलिपुत्र हो गई। स्टूडेंट्स आइए हम अपनी वज्जी को भी स्टडी करते हैं। वज्जी जो है डिफरेंट गवर्नमेंट, यानी कि अलग अलग तरह की वहाँ पे गवर्नमेंट थी, अलग अलग तरह की सरकारें थीं। बात करें गण सरकार के लिए, क्योंकि राजा जिस सिस्टम जो था वही सरकार बोली जाती थी, जिस सिस्टम से काम करता था, और उसी गवर्नमेंट के लिए जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है वो है स्टूडेंट्स हमारा गण और संघ। गण और संघ, संघ मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर उस सिस्टम को, उस प्रजा को चलाते हैं। मैनी रूरल्स हुए, वहाँ पे बहुत सारे राजा हुए, वो अपनी मीटिंग्स कराते थे असेंबली में। जॉइंट रिचुअल्स, वो अपनी बात कहें तो उनकी जॉइंट रिचुअल्स हुआ करती थी, लोग मिलकर रीति रिवाज कर बनाते थे अपनी। डिस्कशन एंड डिबेट, वहाँ पे जो भी चर्चाएं बहस होती थी, चर्चाएं होती थी, वो आपस में सभी राजा मिलकर ही उसमें हिस्सा लेते थे। बुद्ध एंड महावीरा आल्सो बिलोंग टू देम, मैंने ये वाली बात ही बताई है। वहाँ से जो हमारे बुद्ध, गौतम बुद्ध पैदा हुए हैं, महावीर, वो उस एरिया से ही बिलोंग करते हैं, वज्जी से। गंगा गण की अगर हम बात करते हैं, गण संघ आल्सो एक्वायर्ड ड्यूरिंग गुप्ता एज, इस टाइम पर और अलग अलग तरह के गवर्नमेंट्स वहाँ पे बने। गुप्ता जैसे हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का जो पीरियड था, लेटर पीरियड हमारा मौर्यंस डायनेस्टीज का भी आ गया, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे मौर्य एम्परर। ओके स्टूडेंट्स, जरा अब हम बुक से भी रीड आउट कर लेते हैं। पे जो दिया हुआ है, वाइल मगध बिकम पावरफुल किंगडम, वज्जी विथ इट्स कैपिटल एट वैशाली विहार was अंडर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेशक हमारा मगध बहुत ही पावरफुल किंगडम हो, पावरफुल महाजनपद हो, पावरफुल प्रजा हो, बट उसके साथ साथ जो वज्जी जो थी उसकी जो कैपिटल थी वो वैशाली विहार थी, जो कि बिहार का पार्ट थी। और अलग अलग गवर्नमेंट, अलग अलग संघ, अलग अलग राजाओं के अंडर में थी। वज्जी जो था वो अलग अलग राजाओं में बटा हुआ था, हमारा राज्य, जिसमें अलग अलग राज्य राजा अपना राज करते थे, बट वो फेमस जो था उसमें वज्जी था सभी को मिलाकर। इन द संघ गण देयर वर नॉट वन बट मैनी रूरल्स, उनकी गवर्नमेंट में एक ही नहीं, एक से ज़्यादा राजा हुए, काम जो करते थे, रूल जो करते थे, शासन जो करते थे। समटाइम्स इवन 1000s ऑफ मैन रूल टुगेदर, कभी कभी तो हजारियों में लोग राज करते थे। ईच वन वॉज नोन एज राजा, और जो हर हजारियों में जो लोग हैं उन्हीं को ही हम राजा भी बोलते थे। द राजा परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, वो रीति रिवाज अपने साथ सभी के साथ मिलकर बनाते थे। दे हैड आल्सो मीट इन असेंबली, वो सभाएं कंडक्ट करते थे, मीटिंग्स कंडक्ट करते थे। एंड डिसाइडेड व्हाट टू बी डन एंड हाउ, कैसे काम उन्हें करना है, काम को लेकर वो डिसीजंस लिया करते थे। थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, वो डिसीजन जो है बहस से करके लिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, वर अटैक्ड बाई एनिमी, अगर उन पर कोई भी दुश्मन हमला कर देता है, दे मीट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। हाउएवर व्हेन वुमेन दास एंड कमक्कर्स कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज, कभी कभी लोगों ने विरोध भी किया कि कमक्कर्स और जो शूद्र, जो लोअर कैटेगरीज के जो लोग थे, जो लेबर्स थी, कुछ वुमेन्स जो थी, वो इन असेंबलीज में शामिल नहीं होती थी, उनको अधिकार नहीं दिया गया था। और पुराने अगर हम अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें, वहाँ पे जितने भी पुरोहित जो थे उन्होंने क्या किया कि हमारी बोला जाता था कि पहले जो शूद्र जो लोग थे वो वेद नहीं पढ़ सकते थे, अगर कोई भी लोग उनसे कांटेक्ट में आ गया उन शूद्रों से, वो अपवित्र माना जाता था, ठीक है, सोसाइटी का वो गिर जाता था पार्ट। अगर हम बात करें वुमेन्स को वेद पढ़ने के लिए अलाउड नहीं किया जाता था, वेद की स्टडी करने के लिए, तो इन लोगों को बाद में लेटर इन लोगों ने अगेंस्ट हुए, बहुत ही बुरी बातें लगी। और नॉर्थ किंगडम के जितने भी थे, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें, ये सारे लोग फिर अलग हो गए बाद में, वहीं से हमारे बौद्ध और महावीरा के भी धर्म स्टार्ट हुए। बोथ द बौद्ध एंड महावीरा about whom you will read in chapter 6 belong to the Gans and Sanghas, इसी एरिया से, हमारे इसी
तंत्र से, इसी सिस्टम से हमारे बुद्ध और महावीरा भी बिलोंग करते थे। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ इन द संघास वर्क कुड बी फाउंड इन द बुद्धिस्ट बुक। बुद्ध के द्वारा जो लिखी हुई जो किताबें हैं वो, उसमें वज्जी का भी हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, वज्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। स्टूडेंट, संघ का मतलब मैंने आपको बताया था, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। बहुत ही संघ का मतलब है एक ऐसा संगठन बनाना, संघ से ही संगठन बना हुआ है स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे लोग मिलकर एसोसिएशन बनाते थे। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिया गया गण, इट इज यूज फॉर ग्रुप ऑफ एज मैनी मेंबर्स। गण और संघ एक तरह के क्या थे, लोगों को मिलकर, लोगों के द्वारा जो ग्रुप बनाया जाता था उसके जो मेंबर्स हुआ करते थे वही उस सिस्टम को चलाते थे। ये स्टूडेंट्स इस वज्जी के फैक्ट को और डिटेल में जान लेते हैं। इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फैक्ट आपको पता है, हम हिंदी में स्टडी करते हैं तो ज़रा समझते हैं इसमें क्या बात दी करके। वज्जी का जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिस्क्राइब किया गया है, वो दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक ऐसी किताब है जिसमें हमें वज्जी के बारे में देखने को मिलता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, एक बुद्धिज्म बुक है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, बुद्ध की लाइफ के बारे में बताया गया है दीघ निकाय में, और उसी के बारे में, वज्जी के बारे में भी दीघ निकाय में बताया गया है। ये करीब आज से करीब 2300 ईयर्स पहले, 2300 साल पहले लिखा गया था। अजात शत्रु और वज्जी संघ जरा पढ़ते हैं, इनकी दोनों की क्या गवर्नमेंट थी। अजात शत्रु जो था वो कैसे गवर्नमेंट चलाता था और वज्जी पे कैसे उसने कब्जा किया। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे, ये मैंने आपको स्टोरी की शुरुआत में बताया था, बट उन्होंने अपने मंत्री वसक्कर को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। उन्होंने बताया जब कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो उनके मंत्री हुआ करते राजा थे, तो सलाहकार बोला जाता था। उनके पास उन्होंने भेजा, बुद्ध से पूछा कि क्या वज्जी संभाल तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवादी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक सलाह के लिए। तो बुद्ध जी ने हमारे ने बोला, कुछ सवाल किए, क्या उनमें रेगुलर मीटिंग्स होते हैं, क्या लोग सभी मिलजुल कर रहते हैं। और वज्जी का जब तक डेवलपमेंट होता रहेगा, जब तक एक्सपेंशन होता रहेगा, जब तक वो रेगुलर मीटिंग्स करते रहेंगे, पूर्ण रूप से नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे और जितने भी हमारे पुराने रीति रिवाज हैं, नियम हैं, पारंपरिक नियम, उनको फॉलो करते रहेंगे और बड़ों को रेस्पेक्ट देंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और बातों को, उनकी बातों पर भी ध्यान देते रहेंगे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हमेशा हमारे सिस्टम, हमारी प्रजा के बारे में, भले के बारे में सोचते हैं। जो भी वो एडवाइस देंगे उनको फॉलो करते रहेंगे, उनकी बातों को भी सोचते रहेंगे। तब तक क्या है, हमारा वज्जी जो एक्सपैंड होता रहेगा, वज्जी सही रूप से चलता रहेगा। स्टूडेंट्स में ये भी बात बता रखी है कि वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। जैसे पहले और महाजनपद में या मगध की बात करें, वहाँ पे लोगों को बंदी बना दिया जाता था, जिसको हम दास दासी बोलते थे, जिनको हम स्लेव बोलते थे, जो कि राजा के लिए काम करते थे। तो अगर वो चीज़ नहीं होगी, वो सिस्टम नहीं होगा, तब तक वज्जी सही रूप से चलता रहेगा। शहरों तरह गाँवों में चैत्यों का रख रखाव कर देंगे और विभिन्न मातवली लंबी संति का सम्मान करेंगे, संतों का। उन्होंने आने जाने पर कोई भी रोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो है साधु संतों का ज़्यादा प्रचलन था, ज़्यादा हमारी फैशन थी उस टाइम पे कि लोग साधु संतों का ज़्यादा, यहाँ पे लोग मेडिटेशन करते थे, योगा करते थे, यहाँ पे लोग एग्जिस्ट करते थे साधु संत। क्योंकि मगध जो था वो तलवार वाला रीजन था, वहाँ पे कोई भी शांत रूप इंसान नहीं पाया जाता था। वहाँ पे अगर बात करें, साधु संत वहाँ रह सकते जहाँ पे शांति मिले, और वो शांति वाली जगह, शांति वाला जो महाजनपद था वो हमारा वज्जी था। लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का स्टूडेंट्स थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू कॉन्कर द संघास। वो मगध राजा, मगध के जो राजा थे, उन्होंने संघ को, जो आसपास के एरियाज़ को, गवर्नमेंट्स को
कैप्चर करने की कोशिश करी। नेवरथलेस दे लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 15 ईयर्स अगो। वो बहुत लंबे समय तक राज करके गए। आज से करीब 15 साल 100 साल से भी पहले तक उन्होंने राज किया। When the last of the Gan and Sangas were conquered by the Gupta rulers, गुप्ता बाद में गुप्ता के राजा आए, गुप्ता रूलर्स, गुप्ता डायनेस्टी आई, जिन्होंने लेटर ऑन उन पे राज किया। और वो मगध हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी हमारा किया, राज में रहा। स्टूडेंट्स, ये सारी बातें चंद्रगुप्त के बारे में हम चैप्टर 10 में जानेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हिंट ये था कि बाद में मगध और वज्जी पे राज करने के लिए एक तरह से वो पूरा मगध ही बन चुका था। वज्जी वाला भी एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया था गुप्ता रूलर्स ने, और बाद में हम गुप्ता डायनेस्टी भी आई। ओके, थैंक यू क्लास। स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर आपका ख़त्म होता है पूरे तरीके से। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे बुक के एक्सरसाइज, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा वर्क होगा। ओके, थैंक यू क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ कुछ भी करें, बट उसको ज़रूर करें। ओके, थैंक यू क्लास।